नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इन्फॉर्मेशन इज़ पावर में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा पॉलिटिक्स पार्ट 2 पे बात करेंगे। आज का जो इस पार्ट 2 का जो विषय है वो हरियाणा में जो 90 सीटें हैं, उन 90 सीटों में जो जनरल सीटें हैं और उस जनरल सीटों के साथ जो रिप्रेजेंटेटिव सीटें हैं, जो रिजर्व सीटें हैं एससी कैटेगरी के लिए, उन पे बात करेंगे। और जनरल जो सीटें हैं, जो टोटल जो सीटें हैं, जो 90 कल हम जो काउंट की थी, उसमें से आज हमें बस वही सीटें काउंट करनी हैं जो 17 सीटें हैं जो रिज़र्व की गई हैं। और वो रिज़र्व क्यों की गई हैं और किस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के तहत की गई हैं, इसके पीछे ब्रीफ हिस्ट्री हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हरियाणा पॉलिटिक्स के पार्ट 2 में तो हम ये समझ चुके हैं कि हरियाणा में 90 सीटें हैं, विधानसभा की 90 सीटें हैं और लोकसभा की जो 10 सीटें हैं और राज्यसभा की 5 सीटें हैं। तो इसमें 90 सीटों में से जो टोटल 90 सीटों में से 73 जो सीटें हैं वो सामान्य वर्ग के लिए रखी गई हैं और उसमें से 17 जो सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए रखी गई हैं। और ये अनुसूचित जाति के लिए क्यों रखी गई हैं, किस आर्टिकल के तहत रखी गई हैं, और इसके साथ साथ जो विधानसभा में जो सीटें हैं, पूरे देश भर की विधानसभा में सीटें हैं, वो किस आर्टिकल के तहत रखी गई हैं, इसके बारे में आप भी हम पता करते हैं। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 333 है, 333 है, इसके अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है कि सभी राज्यों की विधानसभाओं में सीटों का जो बंटवारा है वो पावर देता है कि कितनी सीटें होंगी, कि टोटल सीटें उसमें कितनी होंगी। इसके साथ साथ ये जो रिप्रेजेंटेटिव सीटें हैं, आरक्षित जिसको हम बोलते हैं, आरक्षण जिसको बोलते हैं, एक्चुअली में वो रिप्रेजेंटेटिव है। वो उसकी जो सीटें हैं वो आर्टिकल 334 यानी कि इसका जो नेक्स्ट आर्टिकल है संख्या में 334, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 334 के तहत वो रखी गई हैं। और उसके तहत वो केवल हरियाणा में ही नहीं, पूरे देश भर के विधानसभाओं में वो आरक्षित सीटें हैं जो रिप्रेजेंटेटिव सीटें हैं। अब ये रिप्रेजेंटेटिव सीटें क्यों हैं और क्यों रखी गई हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो सीटें हैं वो क्यों आई हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। ये स्टार्ट होता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, 31 और 32 से। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1930 में ब्रिटिश में जो सरकार चुन के आई, जो वहाँ पे दो ही पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो मेन जो पॉलिटिकल पार्टी हैं ब्रिटेन में, वो दो ही पॉलिटिकल पार्टी हैं। एक है कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी, एक है लेबर पार्टी। तो लेबर पार्टी की जो स्थापना है वो 19वीं सदी में हुई और उसकी जो सरकार आई 1930 में आई। तो जो लेबर पार्टी है वो रिप्रेजेंट करती है उन कामगारों को, ब्रिटेन के लेबरों को, जो काम हाथ के काम से जुड़े हुए हैं। और दूसरी जो पॉलिटिकल जो पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, जो वो है आमतौर पर धन्ना सेठों की पार्टी को रिप्रेजेंट करती है। तो ये स्थापना 1930 में होती है लेबर पार्टी की और 30 साल के संघर्ष के बाद ये सरकार सत्ता में आती है ब्रिटेन में। और जो पहले प्रधानमंत्री बनते हैं ब्रिटेन के, रैमसे डोनाल्ड इसके प्रधानमंत्री बनते हैं। तो उस टाइम पे 1930 में क्या है कि भारत में आज़ादी का आंदोलन बड़े ज़ोर शोर से था। तो हर वर्ग, हर समाज, हर समुदाय किसको क्या मिले आज़ादी के बाद, उस पे बहस हो रही थी। तो इस बहस को सुनने के लिए प्रधानमंत्री रैमसे डोनाल्ड ने 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया
उसमें भारत की तरफ से अलग अलग समुदाय के लोग पहुँचे। तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई निर्णय नहीं हो पाया, तो दूसरी कॉन्फ्रेंस 1931 में बुलाई गई। तो दूसरी 1931 का में भी कोई निर्णय हो नहीं पाया, लेकिन उसके बाद 1932 में बुलाई गई। तो 1932 में काफ़ी बहस के बाद भी कोई निर्णय नहीं हो पाया। तो आखिर में रैमसे डोनाल्ड ने सभी 3 कॉन्फ्रेंसों को सुनते हुए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसों को सुनते हुए, ये उस टाइम के कांग्रेस के लीडरों, हिंदू महासभा के लीडरों, अनुसूचित जाति के लीडरों, मुस्लिम लीग के लीडरों को ये कहा कि अगर आप मेरा सुझाव अगर मानते हैं तमाम 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसों के बाद, तो ये मीटिंग हम ख़त्म करते हैं, तो आप अपने घर जा सकते हैं, अपने कंट्री लौट सकते हैं। तो 1932 में ये निर्णय लिया गया है कि हम एक कम्युनल अवार्ड देंगे, यानी कि सांप्रदायिक अवार्ड देंगे, यानी कास्ट बेस्ड अवार्ड देंगे। क्योंकि भारत में हम ये सोचते हैं कि ये भारत जो है वो नदियों का देश है, वो नदियों का भी देश है, नो डाउट, लेकिन भारत एक जातियों का देश है, वो सबसे बड़ी सच्चाई है। क्योंकि भारत में जो जातियाँ हैं, SC, BC और ST को मिला के 6000 से भी ज़्यादा जातियाँ हैं। तो उसको देखते हुए तो जो अनटचेबल हैं, अछूत जो कहलाते हैं, जो आज के अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो अनटचेबल पहले थे, आज जो वर्ड है शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, तो उसको देखते हुए प्रधानमंत्री रैमसे डोनाल्ड ने सांप्रदायिक अवार्ड घोषित किया, कम्युनल अवार्ड घोषित किया। उसके बिहाफ पे जो अनटचेबल जो लोग हैं उनको वोट का अधिकार दिया गया और उनके जो क्षेत्र हैं वो भी अलग किए गए। लेकिन 1932 में ही महात्मा गांधी जी ने, जो करमचंद गांधी जी के नाम से फेमस है, लेकिन उससे ज़्यादा वो महात्मा गांधी जी के नाम से फेमस हैं, और बाद में आज़ादी के बाद उनको राष्ट्रपिता की उपाधि से घोषित किया गया और वर्तमान में हमारे राष्ट्रपिता जी हैं। तो उन्होंने सभी को जो अवार्ड मिले, इसमें मुस्लिम लीग शामिल है, हिंदू महासभा लीग शामिल है, और सिख के नुमाइंदे शामिल हैं, और उसके साथ साथ अनुसूचित जाति के नुमाइंदे शामिल हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी ने इसके विरोध में 20 दिन का हंगर स्ट्राइक किया, और 20 दिन के हंगर स्ट्राइक में ये बाबा साहब को पूना की येवड़ा जेल में ये मनाने के लिए काफ़ी प्रयास किया कि अछूत जो हैं, आजकल के जो SC जो लोग हैं वो हिंदू धर्म से अलग नहीं है, लेकिन जो अनटचेबल जो वर्ड है, अछूत जो वर्ड है, वो रियल में ही अलग हैं, और वो हिंदू समाज के अभिन्न अंग नहीं हैं, क्योंकि वो हिंदू हैं ही नहीं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनको अलग पावर दी गई, जैसे OBCs को दी गई है, ST को दी गई, वो वहीं SC को दी गई है। तो आखिर में ये निर्णय होता है, ये समझौता होता है कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी और अछूतों की तरफ से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में समझौता होता है कि हम कम्युनल अवार्ड की बजाय, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बजाय, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि उन सीटों पे वहीं लोग वोट देंगे जो अनुसूचित जाति के लोग होंगे, और वहीं लोग जो अनुसूचित जाति के उम्मीदवार होंगे, ताकि वो विधानसभाओं में या लोकसभा में या राज्यसभा में अपने कास्ट का प्रतिनिधित्व कर सकें। क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं भूलना है कि यहाँ एक कास्ट जातियों का देश है, तो जहाँ पे इतना शोषण है वो जाति के आधार पे ही है समाज में, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव दिया गया था मैकडोनाल्ड ने। लेकिन वो पूना पैक्ट का जो समझौता है उसमें ये वर्ड जो है आरक्षण, जिसको हम कहते हैं आरक्षण, उसमें जोड़ दिया गया है, और ये जो कम्युनल अवार्ड उसको ख़त्म कर दिया गया और उस पे ये सीटें आरक्षित हो गई हैं। लेकिन उसका जो कॉमन सेंस का जो वर्ड है वो रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि जातियों का उसमें भाग होना, जातियों का उसमें हिस्सा होना। आप आरक्षण को हम देखते हैं, रिजर्वेशन को देखते हैं, बसों में देखते हैं,
ट्रेनों में देखते हैं, होटलों में देखते हैं या दूसरी जगह देखते हैं रिजर्व सीट करना, ठीक है ना। यहाँ पे रिजर्व सीट नहीं है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव सीटें हैं। हालांकि ये जो सरकारें हैं बीजेपी एंड कांग्रेस की रही हैं, वो एक चलता आया है कि भाई ये रिप्रेजेंटेटिव सीटें नहीं हैं, ये आरक्षित सीटें हैं। लेकिन मेरा और मेरे बहुत सारे साथियों का मानना है कि ये रिप्रेजेंटेटिव सीटें हैं, लेकिन ये सरकारों ने इसको रिजर्वेशन के रूप में दे दिया है ताकि लोग इसको अच्छे से समझ सकें। और जो आरक्षण है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो सामाजिक न्याय का एक होतक है, उसको पार करने का एक साधन है कि कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। तो ये सीटें उसी आधार पर रखी गई हैं। तो हरियाणा में ही नहीं, ये पूरे भारतवर्ष में हैं। तो इसमें से 90 सीटों में से जो 17 सीटें हैं वो हरियाणा में एससी सोसाइटी को मिली हैं। अब एससी जो कम्युनिटी है, शेड्यूल जो कास्ट कम्युनिटी है, उसका जो टोटल परसेंट है वो 22.5% के आसपास बनता है। तो उसी आधार पे ये सीटें रिजर्व की गई हैं 90 सीटों में से। अब ये सीटें कौन कौन सी हैं, और इसका एक ये भी है कि ये परिसीमन आयोग जो समय समय पर जो आता है, परिसीमन आयोग जो 2002 में आया, उसके अकॉर्डिंग ये रखी गई हैं। हर 10 साल के बाद परिसीमन आया है। अब जो परिसीमन आएगा वो 2028 में आएगा, जिसमें लोकसभा की सीटें भी बढ़ेंगी और विधानसभाएं हैं उनकी सीटें भी भविष्य में बढ़ेंगी। तो हमें ये समझना है कि ये रिप्रेजेंटेटिव सीटें हैं। तो इसी के तहत ये जो भारतीय संसद जो नई बनी है, गवर्नमेंट ने जो बनाई है, तो उसमें 880 सीटें रखी गई हैं लोकसभा की। और जो अभी जो उससे पहले वाली जो संसद है, जिसको अभी संविधान सदन के नाम से जाना जाता है, उसमें 542 सीटें हैं। तो इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव सीटें हैं, आप इसको एक आरक्षण के रूप में हम जिसको जानते हैं, तो हम वो जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन सी सीटें हैं। उस पे केवल जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, 22.5% लोग ही चुनाव लड़ते हैं। लेकिन हरियाणा में कुछ पिछले 19 के इलेक्शन में देखने के लिए आया कि भी कुछ सीटों पे जो सामान्य वर्ग के, खासकर जाट सोसाइटी के जो लोग हैं, वो यूपी एंड बिहार से शेड्यूल कास्ट की महिलाओं से शादी करके लाए और उन्होंने उसको उस सीट पे उनको रखा, क्योंकि वो कास्ट तो उसी की है, तो वो जो सीट है तो उसी के भी आप क्योंकि मैरिज के बाद अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, यानी कि आपने एससी की लड़की से शादी की है, आप जनरल हैं, तो उसकी आप कास्ट नहीं बदल सकते हैं। अगर एससी के लड़के ने जनरल की लड़की के साथ की है, इंटरकास्ट मैरिज की है, तो आप उसकी कास्ट नहीं बदल सकते हैं। दूसरा, अगर बीसी के लड़के ने किसी जनरल की लड़की से शादी की है, तो दोनों की अलग अलग कास्ट हैं। क्योंकि कास्ट जो है इंडिया में बाय बर्थ है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप चेंज कर सकते हैं तो एक किसी लिस्ट से दूसरी लिस्ट में शामिल कर सकते हो। जैसे हरियाणा सरकार ने ओबीसीज की कुछ जो कास्टें हैं, 5-6 जो कास्टें हैं, उनको एससी वर्ग में रखा है, यानी कि एससी में रखा है। आप उनको ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन क्या है कि जो बर्थ है वो आपका बाई कास्ट है, इसलिए कास्टों पे ही इलेक्शन होता है, कास्टों पे ही वोट दी जाती हैं। आप जो कहते हैं डेवलपमेंट है ना, वो दूसरी बातें हैं। यहाँ पे क्या है कि जब यहाँ पे जो समुदाय ही ऐसे हैं, जब कास्टों की बात होती है, क्योंकि रिश्ते भी आप कास्ट में करते हो, तो अगर कास्ट से बाहर करते हो तो ऑनर किलिंग होती है हरियाणा में, ठीक है ना। लेकिन सरकार इस सेंस में आपको इंटरकास्ट मैरिज को प्रोत्साहन करने के लिए पैसे भी देती है, ये भी आपको समझना होगा। मेरे ख्याल से वो 2.5 लाख हो चुका होगा इंटरकास्ट मैरिज को, क्योंकि सरकार इसको प्रोत्साहन देना चाहती है। लेकिन जो समाज है, समाज में जिसमें हम रहते हैं, वो किस एंगल से सोचती है, वो उस नज़रिया वो बदला नहीं है। अब पर जो जॉब हैं, सिविल सर्विस की जॉब हैं, ठीक है ना,
पॉलिटिशियन हैं वो तो करते हैं, लेकिन नीचे का जो सोसाइटी है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। ये बहुत सारी, अगर हम गूगल करेंगे, आजकल का जो गॉड है गूगल, अगर गॉड के गूगल पे आप लिखोगे तो हरियाणा एक नंबर 1 भी मिल सकता है आपको ऑनर किलिंग सिस्टम में। तो ये दूसरी बातें हैं। पहली बात जो हम कर रहे थे कि इसमें जो आरक्षित सीटें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे रखी गई हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव दिया गया है एससी वर्ग को हरियाणा में, उन सीटों पे हम बात कर लेते हैं। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनेगी तो उनको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, ये अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि आप अगर सभी जनरल सीटें काउंट कर दोगे तो उसमें ऐसी जो सीटें रिजर्वेशन जो मिला है, रिप्रेजेंटेटिव मिला है, तो वो कहाँ जाएंगे। इसमें दूसरी बात ये है कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं तो उसमें ये सीटें रिजर्वेशन में नहीं आती हैं। तो उसमें जो 73 जो सीटें हैं, तो वो 73 जो सीटें हैं वो सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग के लिए सुरक्षित हैं। अब वो सामान्य वर्ग भी हैं और अदर बैकवर्ड क्लासेस भी हैं, लेकिन एससी की जो सीटें हैं वो टोटली बेस्ड ऑन अनुसूचित जाति के लिए रखी गई हैं। तो हरियाणा में 90 सीटों में से 17 जो सीटें रखी गई हैं उनके नाम इस तरह से हैं। तो झज्जर जो डिस्ट्रिक्ट है, उसमें जो असेंबली है प्रॉपर सिटी, उसमें कुछ विलेजेस शामिल हैं। तो झज्जर एक आरक्षित सीट है। उसके बाद खरखोदा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की असेंबली है, ये एक आरक्षित सीट है। तीसरी सीट है पटौदी विधानसभा। तो पटौदी गुरुग्राम के जिला के अंतर्गत आती है। बावल विधानसभा, बावल भी गुरुग्राम लोकसभा के तहत आती है, बावल जो गुरुग्राम जो डिस्ट्रिक्ट है। हाथीन विधानसभा, हाथीन जो विधानसभा है वो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है, और फरीदाबाद जो है वो लोकसभा कार्यक्षेत्र है। उसके बाद है भवानी खेड़ा जो है वो हिसार लोकसभा के अंतर्गत आता है। बूढ़ा चीका जो विधानसभा है वो हिसार के अंतर्गत आती है। उकलाना जो विधानसभा है वो हिसार के अंतर्गत आती है। कलानौर जो विधानसभा है वो रोहतक के अंतर्गत आती है, रोहतक जो डिस्ट्रिक्ट है। साबाद जो है वो कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आती है, साबाद जो विधानसभा है। कालावाली जो विधानसभा है वो सिरसा जिले के अंतर्गत आती है, सिरसा लोकसभा सीट है। नीलोखेड़ी जो विधानसभा है वो करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है। इसराना जो विधानसभा है वो पानीपत के अंतर्गत आती है। सढौरा जो विधानसभा है वो अम्बाला विधानसभा के अंतर्गत आती है। होडल जो विधानसभा है वो गुरुग्राम विधानसभा के अंतर्गत आती है। उसके बाद मुलाना जो सीट है, विधानसभा सीट है, वो अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है और अम्बाला लोकसभा क्षेत्र भी है। तो ये कुल 17 जो सीटें हैं आरक्षित सीटें हैं, रिप्रेजेंटेटिव सीटें हैं, और बाकी जो बचती हैं इनके अंतर्गत जो भी सीटें रहती हैं 73 वो सामान्य वर्ग में आती हैं। और सामान्य वर्ग में 2 कैटेगरी उसमें शामिल की गई हैं, एक इसमें सामान्य वर्ग और दूसरा अदर बैकवर्ड क्लासेस। उसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस में ए और बी। हम नेक्स्ट एपिसोड में जो कास्ट सिस्टम है इन हरियाणा में, जो कास्ट सिस्टम है उस पर भी एपिसोड करेंगे, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। जब हम रिप्रेजेंटेटिव दे रहे हैं, आरक्षण दे रहे हैं, जिसमें उनकी कास्टों की भी बात होगी कि कौन कौन सी कास्टें हैं, क्योंकि कास्टों का ही बहुत बड़ा मुद्दा हर समय रहा, आज नहीं हर समय रहा है, क्योंकि देश ही कास्टों का है। तो उस पर भी हम बात करेंगे कि हरियाणा में किस वर्ग में, जैसे कि जनरल कैटेगरी है तो जनरल कैटेगरी में कौन कौन सी कास्टें आती हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं तो उसमें ए और बी कैटेगरी है, उसमें कौन कौन सी कैटेगरी हैं और कितनी कास्टें हैं। तीसरा जो अनुसूचित जाति है उसमें कौन कौन सी कास्टें आती हैं। अब उसमें एक कैटेगरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने एक और बना दी है, DSC।
तो उसकी भी हम बात करेंगे। अब उस डीएससी और जो एससी कैटेगरी है उसमें भी एक बड़ा बवाल आ गया है सुप्रीम कोर्ट का कि इसमें इनका भी हम कोटा निर्धारित करेंगे, क्योंकि ये इसमें या तो हम क्रिमिनल सरकारी क्रिमिनल लेके आएंगी, और जो ए और बी पहले था भजनलाल के टाइम में उसको भी हम आरक्षित करेंगे, यानी कि उसमें अभी उसमें कौन कौन सी कास्टें हैं। आज एक ट्रिब्यून में और दूसरे अखबार में, सभी अखबार में खबर छपी है सरकार की तरफ से, और जो राज्य मंत्री जो हैं हरियाणा सरकार में, जो भवानीखेड़ा से एमएलए हैं वाल्मीकि बिशंबर जी, उन्होंने भी बात रखी है कि इसमें ये कोटा निर्धारित होना चाहिए। तो हम इस पर भी बात करेंगे। तो आज का जो हरियाणा पॉलिटिक्स का जो टॉपिक रहा हमारा, मैं समझता हूँ इसमें जो सामान्य सीटें हैं और जो आरक्षित सीटें हैं, इसको रिप्रेजेंटेटिव सीटें भी हम कह सकते हैं, इस पे हमने चर्चा की, और किस आर्टिकल के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये रखी गई हैं और क्यों रखी गई हैं, इस पे भी हम थोड़े ब्रीफ से डिस्कस किया है। अगर किसी दोस्त को कोई डाउट है जो रिप्रेजेंटेटिव सीटें हैं, उसके लिए हमने पूना पैक्ट के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया है, बताया है। तो कोई भी साथी पूना पैक्ट को स्टडी कर सकता है। वो जो डॉक्यूमेंट है वो ऑनलाइन गूगल सर्च कर सकता है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यानी संसद की जो लाइब्रेरी है उसमें भी आप देख सकते हैं, या पूना विज़िट कर सकते हैं। या राइटिंग एंड स्पीचेज, बाबा साहब ने बहुत ज़्यादा लिखा है और बहुत ज़्यादा बुक लिखी हैं, तो जो भी एक्टिविटी हुई है उन्होंने उसको लिखा है। जैसे कि व्यक्ति बुक लिखता है या अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है या किसी की बायोग्राफी लिखता है, तो वो चीज़ें बाबा साहब ने अपने जीवन में जो भी जहाँ जिस सिचुएशन में घटित हुआ है वो बाबा साहब ने राइटिंग एंड स्पीच एंड बुक्स के बिहाफ पे रख छोड़ा है। और दूसरा जो उस पर बहस हुई है, उस पर दूसरे लोगों ने जो लिखा है उसको आप गूगल कर सकते हैं। आपने मुझे सुना, मुझे समय दिया, मुझे लगता है कि आपने पहले से जो जानकारी इस संबंध में थी थोड़ी सी अपडेट हुई होगी। इसी के साथ आज के लिए शुक्रिया।